नमस्कार सर, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। मेरा बेसिक सवाल जो सबसे रहता है वही आपसे भी है। पहले सबसे पहला सवाल यही है कि आपको सीए बनने में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं एक मारवाड़ी, टिपिकल मारवाड़ी बनिया फैमिली जो बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, वो उसको बिलोंग करता हूँ। तो मारवाड़ी फैमिली में नॉर्मली बिजनेस कैसा होना चाहिए, टैक्स मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, मनी मेकिंग है, इसी पे ही बचपन से चर्चा चलती रहती। तो नॉर्मली इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ते गया। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्स कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और हमारी जो कम्युनिटी है मारवाड़ी बनिया फैमिली, इसमें सबसे ज़्यादा रिकग्निशन किसको मिलता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को और एक डॉक्टर को। बाकी आप आईआईटी से इंजीनियर है, विदेश में कई साइंटिस्ट है, दैट डजंट मैटर फॉर मारवाड़ी फैमिली। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, सबसे ज़्यादा सम्मान नहीं होता, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं कोई साइंस गाय तो था नहीं, साइंस स्टूडेंट तो था नहीं, कॉमर्स किया था, ग्रेजुएशन किया था। सबसे अच्छा मेरे को कोर्स लगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एक चैलेंजिंग भी था और मेरे समय में रिकग्निशन बहुत अच्छा था, आज भी रिकग्नाइज्ड है और आज भी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और चूंकि बिजनेस फैमिली से था तो मेरा जो प्रोफेशन है वो काउंटर पार्ट करता है, जो मतलब बनिया या बिजनेसमैन, उसमें सबसे अच्छा काम, परफेक्ट काम, मतलब बनियाओं में श्रेष्ठ, उत्तम, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है मेरी कम्युनिटी से और मेरे प्रोफेशन से। और मैं इसको यूज़ भी कर पाता हूँ, चाहे मेरे को फैमिली में एडवाइस देना हो बिजनेस से रिलेटेड भाइयों को या परिवार में या समाज में, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल था। तो इसलिए मैंने सीए में आने के लिए चॉइस किया, ये प्रोफेशन को ऑप्ट किया। सीए बनने के बाद में भी ऑप्शन थे जॉब के, उसके बाद में बिजनेस करने के, उसके बाद में प्रैक्टिस करने के। जॉब मैंने स्टार्टिंग किया सेटल होने के लिए, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आ गया। बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरे को कंसल्टेंसी अच्छी लगती थी, तो मैंने प्रैक्टिस को चुना, जो कि बहुत कम लोग चुनते हैं। और मैं रायपुर में बाहर से आकर के आज 14 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और टोटल रायपुर में 19 साल हो गए। तो 19 सालों में एक छोटा मोटा अच्छा प्रैक्टिस मैंने सेट कर लिया। क्योंकि आपने रायपुर का जिक्र किया है तो मेरा एक सवाल आपसे भी है कि आप क्योंकि बाहर से हैं और आप रायपुर में आकर अपने आप को आपने सेटल किया है, तो आपने रायपुर की कितनी ग्रोथ देखी है तब से अब तक में? रायपुर में जब आया था 2006 में, 15 मई 2006 को, तो रायपुर में गौरव बस सिंगल सड़क हुआ करता था। आज तो लाइक एनीथिंग हो गया है। और एक रायपुर अर्सवाइल मध्य प्रदेश का एक साधारण डिस्ट्रिक्ट ही था। जब से राजधानी का सफ़र चालू हुआ और 2006 से मैं देखते हुआ लाइक एनीथिंग हर ब्रांड रायपुर में अवेलेबल है। और ग्रोथ के मामले में मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप मोस्ट ग्रोथ होंगे इंडिया के अंदर, पे टॉप 10 में आता हूँगा। जी। आपकी फैमिली में पहले भी सीए रहे हैं कोई? मैं जिस गांव को बिलोंग करता हूँ, वाराणसी, एक छोटा सा टाउन, वहाँ का मैं सेकंड नंबर का सीए हूँ। मेरे से पहले 30 साल पहले एक सीए बना था, उसके बाद मैं सीए बना उस पूरे टाउन से। फिर मेरे बाद मेरी फैमिली में और 4 सीए बन गए। ओके। तो ऐसा होता है कि जैसे सब फैमिलीज में होता है कि एक डॉक्टर चाहता है उसका बच्चा भी डॉक्टर बने, तो आपका भी ऐसा माइंडसेट रहता है कि मैं सीए हूं तो मेरा बेटा भी सीए बने? मेरी सीए एक डिग्री है, मैं चाहूंगा जो बेटे को करना वो करे, जो योग्य हो मेरी विरासत संभाले, चाहे वो मेरे परिवार से बिलोंग करता हो या ना करता हो। और सीए बनना एक अलग चीज़ है और इस प्रोफेशन को एक तपस्या की तरह चलाना अलग चीज़ है। जो क्लाइंट की कदर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर एक के दरवाजे में जाकर के वो क्लाइंट लेकर के आया। जरूरी नहीं कि मेरा लड़का भी उतनी कदर करे। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, मेरे बहुत सारे असिस्टेंट भी हैं, उसमें से जो भी योग्य हो वो मेरे को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार है। मेरा बेटा भी आएगा जब बड़ा होकर के, तो शायद मेरे असिस्टेंट इतना काम जमा कर चुके होंगे कि वो मेरे बेटे के लिए जगह बना लेंगे। तो मैं कभी परिवारवाद पर यकीन नहीं रखता। क्योंकि हम यंग एज की बात कर रहे हैं, तो जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं,
उनकी सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल मिस्टेक होती है वो क्या होती है आपके हिसाब से? ये जो यूथ है ना आजकल का, वो एंटरटेनमेंट और फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड है, गेम्स में इंटरेस्टेड है। ये लोग एक्सपेंडिचर कर देते हैं विदाउट बजट। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनको खर्चा करते समय ख्याल नहीं रहता। दूसरा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ना, ये पोस्टपोन करते रहते हैं। जैसे यंग एक लड़का 25 लाख के पैकेज पे लग गया, वो 25 लाख के हिसाब के खर्चे बढ़ा लेगा, परंतु सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ना पोस्टपोन कर देगा, या उसको ख्याल भी नहीं आएगा। फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफर में उलझ जाते हैं, मॉल के ऑफर में उलझ जाते हैं, और कई डील्स के ऑफर में उलझ जाते हैं। फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है, कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। तो राइट स्ट्रेटजी जो यंग यूथ के लिए होनी चाहिए, वो एटलीस्ट अपनी कमाई का 20 से 30% इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद में लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ये चक्कर में इंटेलेक्चुअली इसको यूज़ करना जरूरी होता है। देखिए आज के ज़माने के अंदर, एआई के ज़माने में हम जी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, ये जो टूल्स है, ये जो पेमेंट सिस्टम है, ये सब ठीक है, ये क्रेडिट फैसिलिटी भी सब ठीक है, परंतु उसको इंटेलेक्चुअली यूज़ करना चाहिए। क्या कोई भी चीज़ के अंदर पे मतलब शॉर्टकट भी यूज़ करना चाहते हो लोग पैसे कमाने के लिए, तो उसको भी बुद्धि से यूज़ करें, उसको इंटेलेक्चुअली यूज़ करें। उसके अंदर में क्या है, उसको डीपली किसी भी मतलब चीज़ को सोचना है तो डीप जाना होगा आपको। जब तक कि आप डीप नहीं जाएंगे, जब तक कि वो संभव नहीं है। वो तो है। जैसे कि अभी इस जनरेशन में बिजनेस काफी सारे लोग, अब क्योंकि सरकार ने इतने सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं और इतने सारे फंड्स होते हैं अवेलेबल, तो जब अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो उसके बिजनेस स्टार्ट करने के रोल में एक सीए का कितना प्रभाव होना चाहिए डे वन से? देखिए, बिजनेस या नौकरी ग्रेजुएशन के बाद या कोई डिग्री लेने के बाद में या एक एज आने के बाद में सबसे बड़ा डिसीजन होता है। एक जिनका पेरेंटल बिजनेस चल रहा है तो वो मतलब अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में आ जाते हैं, उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं होती, यदि काम करने की इच्छा है उनमें तो वो कुछ नया नया चालू करते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बना कि जो नुकसान देता है। मतलब मेरा चैलेंज है कि किसी बिजनेस में कोई व्यक्ति नुकसान साबित कर दे तो आप जो बोलो, तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना। इसमें हर बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि भाई 10 कंडीशंस है आपकी, तो 10 कंडीशंस के अंदर पर आपको कंप्लाई करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। और कभी भी ग्रोथ जो है वो एकदम ऐसी सीधी आती नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप लेडर वाइज आप अचीव करते हैं तो वो स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्टडी रहती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है। आप बिजनेस कोई भी चालू करें, उसमें आप ये सोचिए कि आपको खरीदते समय बेचने का कॉन्फिडेंस है कि आपने 100 रुपये में यह माल पर्टिकुलर जगह से लिया और उसको आप 105 रुपये में बेच देंगे। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया तो आपने मार्जिन का गैप क्रिएट कर लिया, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसमें आपको कोई डाउट नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोलते रहे, आप सक्सेस होंगे, उसमें पैसा कमा के निकलेंगे। अब पैसा ही एक प्रकार से कमाना नहीं होता बिजनेस के अंदर, बिजनेस की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देखिए, बिजनेस मतलब पैसा कमाना मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी एक प्रकार की नहीं होती, लक्ष्मी यश की भी होती है, बुद्धि की भी होती है, समृद्धि की भी होती है, आरोग्य की भी होती है। लक्ष्मी के कई प्रकार हैं, तो लक्ष्मी यश की भी होती है। अब कोई गुंडा पैसा कमा ले तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ फोटो खिंचा लेंगे। और कोई इंटेलेक्चुअल आदमी पैसा कमा ले या पैसा ना भी कमाए तो ज्ञानी आदमी के साथ में आप रहना पसंद करेंगे, तो आप दाऊद इब्राहिम के साथ थोड़ी फोटो खिंचाएंगे। जी। जैसे कि ऐसा होता है कई सारे लोगों के साथ या कई सारे बिजनेस में, कई बार ऐसा होता है कि लोग फंस जाते हैं काफी सारी चीजों में। तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो ऑलरेडी बहुत कुछ बिगाड़ के बैठे हुए हैं, फिर अब वो चाहते हैं कि अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब एक्सपर्ट ही, जहाँ जजमेंट की जरूरत है, जहाँ जजमेंट लगेगा वहाँ एक्सपर्ट लगेगा, और जहाँ जजमेंट नहीं लगेगा वहाँ प्रोग्राम डिसीजन लगेगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में कोई बिजनेसमैन या कोई भी मतलब मनी मैटर को लेके पहुंचता है जहाँ उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जहाँ उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जहाँ उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तब वो हमारे पास आते हैं। तब उस केस में क्या होता है कि प्रॉब्लम जो रहती है वो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। प्रॉब्लम के अंदर पे सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही हमेशा छुपा हुआ है।
मतलब कोई प्रॉब्लम कोई लेकर के आया आपके पास में, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पर है? उसी प्रॉब्लम के अंदर में है। अब आप उस प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराइए। हर चीज़ का एक समय रहेगा, वो समय सीमा में आप उतनी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। वो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तो प्रॉब्लम जैसी चीज़ दुनिया में होती ही नहीं है। प्रॉब्लम आने का एक ही कारण है, मतलब जितनी भी भय है, शंका है, और आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि ये तकलीफ वाली है, ये मेरे को कष्ट दे रही है, ये मेरे को दुखी कर रही है, उसका एकमात्र कारण ज्ञान है। जैसे ज्ञान आया वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे आप बचपन में सबके साथ होता है कि आप चाय पीते हैं पहली बार या दूध पीते हैं, वो गर्म रहता है तो आपको ज्ञान नहीं होता, तो आप फट से पीते हैं, आपको मुंह जल जाता है। एक बार हुआ बचपन में, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि वो पता लगे बोले गर्म है नहीं पीनी। जैसे कि अब टैक्स में काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, सरकार बहुत लॉज हमेशा चेंज करती रहती है। टैक्स से लीगल तरीके से बचने का कोई बेस्ट ऑप्शन है? टैक्स देखिए, टैक्स लॉ ऐसा है, परिवर्तन संसार का नियम है, वो टैक्स लॉ में भी अवेलेबल होता है। तो परिवर्तन के साथ आपको चलना चाहिए। और टैक्स लॉज में जो भी चेंजेस आते हैं, टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं होता, टैक्स खर्चा करने का कोई तरीका नहीं होता। टैक्स लॉ में कोई डिस्काउंट स्कीम नहीं होती है। टैक्स हमारी सरकार लगाती है, सरकार के अंदर हम रहते हैं, सरकार से झगड़ा करके हम नहीं रह सकते। जिस देश में आप रह रहे हो उस देश की सरकार से झगड़ा करके आप नहीं रह सकते। टैक्स लॉस का ऐसा है कि भाई आपको बचाने का कोई तरीका नहीं होता, लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग होती है। लेजिटिमेट का मतलब आप लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग जो टैक्स लॉ में प्रोवाइडेड है, जैसे 80C की छूट लेना है, TDD लेना है, HRA लेना है, एग्जाम्पशंस लेना है, होम लोन के अंदर रिबेट लेना है, ये सारी चीजें आप टैक्स के अंदर में कर सकते हैं। लेजिटिमेटली जो प्रोवाइडेड है इन द एक्ट, वो आप यदि करते हैं तो वो लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग है। प्लानिंग के लिए क्या होता है कि भाई आपको चीज़ों को डे बाई डे, मतलब एक पीरियडिकली आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने टैक्स को, अपनी इनकम को मैनेज करते हुए चलना है। ये एक दिन का काम नहीं रहता, ये पूरे साल भर आपको देखना है। ये एक दिन के अंदर पे संभव नहीं है कि आप आज बैठे, मार्च आया, मार्च के अंदर में कर लिया। आपको अप्रैल में वो ही करना है, मई में भी करना है, जून में भी करना है, 12 महीने आपको उसको देखते हुए चलना। तो टैक्स के बारे में जो है, ये लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। यदि आपकी लेजिटिमेसी जाती है, आप इलेजिटिमेट होते हैं या कुछ गलत तरीका अपनाते हैं, वो टैक्स इवेजन कहलाता है और वो गुनाह है। तो आपको जो प्लानिंग करनी है वो साल भर लेकर के चल लिए। आप प्लानिंग में भी हॉराइजन रहते हैं, भैया 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। कोई मकान बनाने की सोच रहा है 3 साल बाद, तो उसको 1 साल का रिटर्न ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो 2 साल का एवरेज लेगा। किसी को इंडस्ट्री में जाना है, किसी को बिजनेस में जाना है, कोई भी बड़ी चीज़ आपको करनी है तो वो एक स्पैन देना होगा आपको। जो अवसर होता है वो कठिनाइयों के अंदर ही निवास करता है। आपको कठिनाई आएंगी, आपको चीज़ों में ढलने में समय लगेगा, पर आप ग्रोथ चाहते हो तो एक ग्रोथ टैक्स आपको पेमेंट करना चाहिए इनकम टैक्स की जगह। मतलब ग्रोथ टैक्स ऐसा कोई टर्म्स नहीं है फाइनेंस में, परंतु जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनका ये कहना होता है भाई हमारे पक्के की रकम की तकलीफ है, आएंगे तो मर्सिडीज कार से और रिटर्न डालेंगे 5 लाख का। तो ये कोई बात थोड़ी हुई। आपकी इनकम आप दिखाइए, उसके अंदर टैक्स दीजिए, अच्छे से दीजिए, अच्छे से रहिए, क्या प्रॉब्लम है? बात है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर रियल एस्टेट में जाना? लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है ना, मतलब देखिए, वेल्थ क्रिएशन जो है ना, एक मैनेजमेंट है और एक सिक्योर्ड मैनेजमेंट का कहलाता है जब आप इंटेलेक्चुअली कहीं पर करें। अब जैसे अपन शेयर मार्केट की बात करते हैं तो इसमें हाई रिटर्न्स है, उसके बाद में वोलाटिलिटी है, बट लिक्विडिटी है। तो हाई रिस्क है तो आपको इंटेलेक्चुअली उसको देखना होगा। अब अपन म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, लो रिस्क है और मार्केट डिपेंडेंसी है कि भाई मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा वैसा म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं अपन, तो रियल एस्टेट स्टेबल है, कैपिटल अप्रिसिएशन है। फिर उसके बाद इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। आप एक पूरी, आपके पास 5,000 स्क्वायर फीट जगह है, वर्थ ₹5 करोड़।
और आपको 1 करोड़ की जरूरत है, आप 1,000 फीट नहीं बेच सकते, लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में जिनके पास में एसेट बेस तो बहुत है, मतलब लिक्विडिटी के नाम पे लाख रुपए नहीं है। तो अपने को मतलब वेल्थ जो मैनेज करना है वो तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ही रियल प्रूडेंस है। आप जैसे क्या है, एग्जांपल देता हूँ कि कितना परसेंट आपका एक कोई थंब रूल कुछ नहीं होता। थंब रूल के अंदर पे क्या है कि जैसे आपको बॉडी है, बॉडी में लिक्विडिटी कितनी है, 70%। 70% पानी है हमारा शरीर, हमारे पास लिक्विडिटी 70% नहीं चाहिए। लिक्विडिटी से कॉन्फिडेंस आता है। आप बिना पैसों के जेब घर से निकल जाए और आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए रहे तो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत चेंज हो जाएगा। तो वैसे डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी, वैसी जैसे 70% पानी से कम हो जाएगा। अब इस पानी में भी 5 लीटर खून है, तो हमारे पास असेट उतनी होनी चाहिए, मतलब गोल्ड के रूप में या दूसरे इसमें। गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो रियल एस्टेट के बारे में बोलूँगा कि 70% 60% लिक्विडिटी आपकी वेल्थ की आपको पैसे में रहनी चाहिए। अच्छा, लिक्विडिटी का यूज़ क्या है? लिक्विडिटी का यूज़ जो है, आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। यदि आपका पैसा है तो आप कहीं इन्वेस्ट करके तुरंत पैसा कमा सकते हैं। कोई रियल एस्टेट की सौदा आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप उसको एंगेज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज रहता है। अब इसको रिस्क एपेटाइट भी डिपेंड करता है कि भाई हर आदमी शेयर मार्केट में नहीं जाता, तो रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है, मुझे ऐसा लगता है जो हर किसी की समझ जल्दी नहीं आती है। शेयर मार्केट में 10,000 फैक्टर काम करते हैं, उनमें तो किसी को याद भी नहीं रहते। अब 10,000 फैक्टर्स कितने होते हैं? किसी बात के अंदर कोई भी पेपर में छप जाता, बोले ऐसा हो गया, हुआ जर्मनी में, फर्क पड़ा या ऐसा। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो ये पूछता है कि मुझे किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, क्लाइंट, ये एक ऐसा कस्टमाइज क्वेश्चन है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। क्लाइंट की रिस्क एपेटाइट, क्लाइंट की एज, क्लाइंट का माइंडसेट, क्लाइंट का एटीट्यूड, क्लाइंट के अंदर पे कितना उसका मतलब वो टॉलरेंस है, उसके हिसाब से हम उसको एडवाइस करते हैं। भाई कोई इंडस्ट्री डालने आ जाए और वो बराबर से ना रहे तो हम उसको मना करते मत डाले, घर में खुश है, जितना है दाल थाली में दाल रोटी है वो बहुत अच्छी है, लगा के और फंस जाएगा। उसके अंदर भी सिक्योरिटी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से सिक्योर्ड है, एग्जिट ऑप्शन क्या है कहीं पर भी आप, इसमें भी शरीर का नियम काम करता है कि जैसा आप खाते हैं उतना पचाना चाहिए। तो आप इंडस्ट्री डालते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, उसमें एग्जिट ऑप्शन हमेशा आपके पास में रहना चाहिए। आपने मतलब प्लानिंग फॉर द बेस्ट तो हर कोई करता है, प्लानिंग फॉर द वर्स्ट वो साथ में लेकर के चलनी चाहिए। तो बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट होता है। भाई 99% आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी बिजनेस की रिस्क, 1% तो आपको छोड़नी पड़ती है, वो डिपेंडेंसी होती है। 99% मेरे हिसाब से बिजनेस की रिस्क मैनेज होती है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। पिछले कई समय से क्रिप्टो मनी का काफी रहा है, डिजिटल एसेट्स का फ्यूचर आपको कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो चीज है ना क्लियर नहीं है तो उसमें इंटेलेक्चुअली ट्रस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो का ऐसा है, वो एलन मस्क भी कहा है कि क्रिप्टो में उतना इन्वेस्ट करो जितना आप होने के लिए तैयार है, परंतु वो हाई रिस्क है। अब इंटेलेक्चुअली ट्रस्ट करना नहीं करना तो फुलिशनेस, इग्नोरेंस। जो तक क्रिप्टो एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी और अभी लॉ भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और क्रिप्टो बेसिकली गवर्नमेंट जब रेगुलेट करने लगेगी और लॉ क्लियर हो जाएगा और रेगुलेशन आ जाएगा तब एक अच्छा विकल्प हो सकता है, पर रिस्क लेने से पहले पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। तो क्रिप्टो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, बट अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, तो अगर हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें जो करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स कार्ड, इन सब के बारे में भी हमें सीए से ही इंफॉर्मेशन मिलती है या सीए को एक बेसिक नॉलेज होता है। फॉरेन ट्रेवल्स में जैसे 2-3 चीज़ें ही ज़्यादा काम की रहती हैं। जैसे एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज नहीं करें, वहाँ के रेट ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद फॉरेक्स कार्ड का उपयोग करें। फॉरेक्स कार्ड का उपयोग करने से क्या होता है कि बेटर होता है, उसमें चार्जेस वगैरह जो है सब आपको नॉन होते हैं। फिर लो कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर रिसर्च करें, फिर लो कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करें।
तो वो उस हिसाब से ठीक रहता है फॉरेन कार्ड के अंदर पर। तो ये तीन ही चीज़ें रहती है कि एयरपोर्ट पर करेंसी को अवॉइड करें, फॉरेस्ट कार्ड का यूज़ करें और इंटरनेशनल लो कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर फोकस करें। अच्छा, अब क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब से कोविड आया, तो कोविड से हमारा कैश का लेन देन काफी कम हो गया। लोग अब यूपीआई टू यूपीआई, अब हर एक सब्जी वाले से लेके हर एक के पास रहता है हमारा ऑनलाइन पेमेंट का। तो जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, यूपीआई का जो है हमारा पेमेंट ऑप्शन, ये इंडियन इकोनॉमी पे आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है या किस सिनारियो से? एक इनोवेटिव चीज थी यूपीआई पेमेंट, डिजिटल असेट, डिजिटल करेंसी। जो समय परिवर्तन हो रहा है, जो समय के साथ नहीं चलेगा और जो इस सच्चाई को नहीं मानेगा, हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। आज सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, सारी चीज़ें की क्रॉस चेकिंग है। तो अब जो समय के अनुसार नहीं चलेगा तो फिर समय भी साथ नहीं देता उसका। तो यूपीआई और डिजिटल ट्रांजेक्शन का फ्यूचर जो है ना बहुत स्ट्रांग है और रूरल इंडिया में भी जो है ना बहुत एक्सपांसन होगा इसका। अभी ऑलरेडी एक्सपांसन हो गया है। आपको 5 रुपये पेमेंट पान दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे भी यूपीआई मिलेगा। जो सब्जी वाली टोकरे में सब्जी लेके आती है उसके टोकरे के ऊपर भी वो यूपीआई का क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन रहता है। तो यूपीआई बढ़ेगा ही और डिजिटल पेमेंट बढ़ेंगे ही। करेंसी आज कम होंगी। आज जेब में पैसा रख के लेकर नहीं चलते लोग, मोबाइल लेके चल देते। बोले है तो सही बोले। अभी जैसे हमारा बजट पेश हुआ है नया, तो अभी हमारा जो टैक्स पे करने का एक लिमिट था वो 5-6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख के ऊपर का कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि आउटर साइड, मैं नॉट बीइंग इनटू द सीए फील्ड एंड ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज पास हुई तो लोग काफी खुश हुए, काफी लोग कह रहे हैं हाँ चलो कोई इस लेवल तक ये नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या मतलब ये फैक्ट है एक तरह से कि सरकार का ये खेल है कि जो लोगों का पैसा छुपा कर रखा हुआ है वो बाहर आएगा इससे। सरकार का ऐसा कोई खेल नहीं है। जो टैक्स लिमिट पहले छूट दी हुई थी बहुत कम थी वो, और पहले 7 लाख किया, 12 लाख कर दिया। 12 लाख करने से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स ऐसे जाते हैं, मतलब मोर देन 75% रिटर्न, 70% रिटर्न, कि जिनका इनकम पक्के में होता नहीं। जैसे हाउस वाइफ है, जब तक 2.5 लाख की छूटती 2.5 लाख की इनकम दिखा देते, 5 लाख की छूटती 5 लाख की इनकम दिखा देते। अब 7 लाख की छूटती 7 लाख दिखा देते। अब 12 लाख की छूटे 12 लाख दिखाएंगे। तो 12 लाख होने से क्या होता है, जो वाइफ की इनकम है, जो कच्चे का पैसा जनरेट होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ड्यूअल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, उसको अवॉइड कर नहीं सकते। क्योंकि टैक्स के अंदर में पूरे विश्व में एक बहुत मॉडरेट टैक्स रेट है हमारे यहाँ पर। बहुत जिस समय इनकम टैक्स आया था उस समय एक समय में 98% इनकम टैक्स हुआ करता था। अभी मॉडरेट रेट आ चुके हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है हमारे यहाँ का। तब जो इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा था, पक्के की इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा था, इससे इकोनॉमी में फ्लो बढ़ेगा और ये एक अच्छा डिसीजन है। हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट होती है, तो टैक्स इकोनॉमी में जितना पैसा बढ़ता है तो इकोनॉमी फ्लरिश ही करती है, परचेसिंग पावर बढ़ता है। आज जैसे यूपीआई डिजिटल ट्रांजेक्शन सारे कुछ आ चुके हैं, तो यूपीआई डिजिटल ट्रांजेक्शन में एक म्यूल अकाउंट का कंसेप्ट बहुत चला है कि भाई जितने भी बड़े लोगों की वाइफ रहती है वो खरीदी करती है, वो उनके ड्राइवर के नाम से पेमेंट करते थे। एक प्रकार से वो म्यूल है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे म्यूल खाते चल रहे थे, तो अब वो उस चीज़ को रोक भी लगाई है सरकार ने। म्यूल खाते के ट्रांजेक्शन को बहुत डीपली वॉच किया जा रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड को कम किया जा रहा है। ये अच्छे अवेयरनेस के प्रोग्राम है सरकार के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनके फैमिली में जिनके बच्चों को हायर स्टडीज के लिए जाना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, एजुकेशन लोन पहले तो सेल्फ फंडिंग को देखना चाहिए। और एजुकेशन लोन का ऐसा है, यदि रिजनेबल रेट पर है और आपको नीड है और आपका रीपेमेंट कैपेसिटी है और टैक्स बेनिफिट एक्सेट्रा है अवेलेबल आपको, तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं नीड बेस। रिजनेबल रेट होना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोई भी लोन हो, कर्जा एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो उसी हिसाब से आपको कॉस्ट बेनिफिट देख करके उसको अवेल कर सकते हैं। और स्कीम्स भी काफ़ी अच्छे, टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल थे और रिजनेबल रेट पे होने चाहिए।
लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया है सेम सवाल फिर से पूछ रही हूँ। जो इन्वेस्टमेंट जिनको स्टार्ट करना है, जैसे मैं इंडिविजुअली मैं नहीं जाती इन्वेस्टमेंट्स में, मैंने अभी तक सच कुछ कभी किया नहीं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो जो हम जैसे बिगनर्स हैं जिनका इस फील्ड में कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? ऐसे नंबर है। देखिए, इस इन्वेस्टमेंट आपको प्लान करना है तो स्मॉल स्टार्ट कैन मेक फ्यूचर। तो अभी जैसे कुछ लोग नया नया पैसा कमाना चालू करते हैं, तो सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड मतलब आपका एटलीस्ट 6 से 12 महीने तक करके जो फिक्स खर्चा है वो आप एक सेविंग अकाउंट में अलग रखें। तो इमरजेंसी फंड आपका क्रिएट हो गया, फर्स्ट नीड आपकी पूरी होती है। उसके बाद कुछ पैसा आप एकदम सिक्योर्ड वे में एफडी पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करके रखें। अब जो आपका पैसा बचता है उसको आप रिस्क लेकर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में या ट्रेड करके ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड बनाना आपने। सेकंड नंबर पे आपको सिक्योर्ड मनी कुछ इमरजेंसी के लिए रखना है, कोई बड़ा चीज हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप ले सकते हैं। इसमें भी रिस्क का एपेटाइट आपका कितना है वो आपको खुद का जजमेंट होगा। अब इसके अंदर पे पैसिव इनकम के भी सोर्सेस आपको बनाने चाहिए। जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में दो चीज से यील्ड आता है, एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, दूसरा आपको रेवेन्यू जो जनरेट होता है। जैसे आपने कोई मकान खरीद लिया, उसमें उस मकान के अंदर पे कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, प्लस आपको उससे रेंटल इनकम आएंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए आप दो पैसे अलग कर ले, एक आप लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड अपना पोर्शन अलग कर ले और एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर ले। उसके बाद का पैसा आप डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके खाते में पड़े रहेगा, कोई मतलब नहीं है। यदि आपका 6 महीने का पैसा है, फिर उसके बाद आपका एक कॉर्पस रेडी है जो कि आपके किसी भी जो फ्यूचर प्लान है 5 से 10 सालों के होराइजन में जो चीज करनी है। जैसे पहले लोग LIC वगैरह से पूरे करते थे, पर LIC अब आज के ज़माने में पुरानी हो गई है, नए नए कई चीज़ें आ गई। तो वो उतना अलग करने के बाद आप पूरा रिस्क लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, इन्वेस्टमेंट की तो बात हमने काफ़ी सारी कर ली, टैक्स की भी कर ली, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो नए बिजनेस के लिए जो जिनका रहता है, जो नए बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, माइंडसेट है जिनका, जॉब करने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ अब इतना इनफ मैंने जॉब कर लिया, अब मुझे बिजनेस में जाना चाहिए। तो ऐसे लोग अपने प्रपोजल्स लेके आपके पास आते हैं, तो उनके लिए आप और सरकार क्या अवेलेबल करा पाते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स है, सब्सिडी स्कीम्स हैं, प्लस जो लोग जॉब कर चुके हैं सभी को बिजनेस करने की इच्छा रहती है। अब बिजनेस में सबसे पहला डिसीजन उनका जो रहता है वो जो लड़खड़ाता है उनके जो खर्चे रहते हैं। तो मैं भी खुद जॉब से निकल करके बिजनेस में आया, तो एक इमरजेंसी फंड आपका साल भर का क्रिएट कर लीजिए। दूसरा, जो लोन की फैसिलिटी सरकार ने आज के समय में अवेलेबल कराई है, तो लोन का देखिए बहुत CGTSME का कवरेज देती हैं। 10 करोड़ रुपए तक के भी लास्ट बजट में 10 करोड़ रुपए हो गया CGTSME का, पहले 5 करोड़ रुपए था। कोलेटरल फ्री लोन देती है। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होता है, आप प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, प्रमोटर का प्रोजेक्ट वाइबल, और उसमें काम मतलब उसकी वाइबिलिटी के साथ में उसमें उसकी डिमांड प्रोडक्ट की, यदि ये चीज है तो आपको कितना भी लोन चाहिए वो मिलेगा, और CGTSME कवरेज मिलेगा, कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। अब कोलेटरल फ्री लोन के अंदर पे सबसे पहला उनको वायबिलिटी का चक्कर आता है कि ये चला नहीं चला। यदि आप आत्मविश्वास नहीं हो, आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है। अच्छा, बिजनेस को सक्सेस करने के लिए बहुत बड़े कोई मंत्र नहीं लगते। आपको कोई भी दुकान खोलना है, दुकान समय से खोलिए, समय से बंद कीजिए, ग्राहक को समझिए, ग्राहक का क्या चाहता है आपसे उसको देखिए। आपके पास में ये सारी चीज़ों की स्टडी हो जाती है, उससे अच्छे से बात कीजिए, उसको ध्यान दे के काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, कल्याण की भावना से काम कीजिए, अच्छे शुभ संकल्प के साथ में काम कीजिए। ग्राहक की आपको कभी कमी नहीं रहेगी है। एक चिड़िया भी रहती है ना, सुबह 6 बजे निकलती है, उसको पैसे नहीं लगता, शाम को अपने बच्चे के लिए भी दाना लाती है। जरूरी नहीं कि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, जरूरी है कि आपका जुनून,
आपका आत्मविश्वास और आपकी ईमानदारी और आप सही दिशा में चल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है किसी बिजनेस के सक्सेस के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में भी उनको फल नहीं मिलता। मेहनत में कहीं कमी रह गई, उसको रिव्यू कीजिए, डेली रिव्यू कीजिए। ऐसा है कि विमेन्स के लिए सरकार काफी ज्यादा बढ़कर हमेशा से हर चीज ज्यादा प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज है, लोन्स है, टैक्स वगैरह में काफी सारी चीजें हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको ये भेदभाव लगता होगा कि हमारे लिए नहीं है या विमेन्स के लिए ज्यादा है, और ऐसा होता होगा कि कई लोग अपनी वाइफ के नाम से या फिर विमेन के नाम पे बिजनेस करते हैं, या आप ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, मतलब मैन या वेमेन, एक वेमेन को अभी सुनीता विलियम्स आई है, तो वो उसने अपना जीवन पूरा अंतरिक्ष को सौंप दी, पर कुछ लोगों ने अमेरिकन लोगों ने कमेंट किया कि बोले उसके बच्चे नहीं है। अब बच्चे नहीं, उसके कितने सारे बच्चे हैं ये भी समझने को ना। अब उसके बाद वेमेन्स को प्रमोट करने का कारण क्या है कि एक सदियों से ये चला हुआ आ रहा है कि वेमेन घर में रहेंगी, पर आज की वेमेन बाहर निकल रही। मेरे को देख करके बड़ी खुशी होती है जब कोई वेमेन काम करती है, मैं उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इनमें कुछ जज्बा है। इवन मेरी एक फर्म भी है, PSNV एसोसिएट्स एंड LLP, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसमें P खाली प्रियंका है, बाकी SNV जो है वो वेमेन है। तो 75% स्टेक जो है वेमेन के पास ही है, 25 मेरे पास है। वेमेन के लिए अब लोन की बात करें अपन तो 25% कोलेटरल पे गवर्नमेंट लोन देती है, सब्सिडाइज रेट देती है। रजिस्ट्री कराने जाते तो कुछ आधा % कम लगता है। तो ये योजनाएं ठीक है, मतलब वेमेन को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ चुनाव में भी कुछ सीटें आरक्षित कर देती हैं। उससे इस बार तो चुनाव में ये चीज हुई थी कि मोस्टली औरतों को ही प्रायोरिटी दी गई थी, और और ये जरूरी भी है। वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है वो, तो उनको आगे पर मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में ऑपोजिशन में 2 औरतों का खड़ा होना थोड़ा वो लड़ने वाली सिचुएशन रहती होगी शायद। माइंडसेट हम कभी डेवलप नहीं कर पाए औरतों के बारे में। बाकी औरतें कहीं आदमियों से कम नहीं है। आज मैं यदि यहाँ आराम से बैठा हूँ तो घर में कोई ना कोई तो मेरी संभाल रहा हो, मेरी वाइफ है वो, तो उस पर ट्रस्ट है मेरे को, तो वो भी अपना काम कर रही, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। आने वाले 10 सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, आने वाले 10 सालों में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करेंगे? तो सबसे पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास में सेविंग्स होने चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद कम से कम आपको लोन लेना चाहिए। लोन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको नीड है तो आप उसके अंदर जाए, क्योंकि लोन का ब्याज 24 आवर्स चलता है। 24 आवर्स चलने की वजह से क्या होता है कि आपकी कभी इनकम कॉमन्सुरेट नहीं करती लोन के साथ में, तो आपको बर्डन सम हो जाते हैं। तो लोन का परसेंटेज कम रखें, तो डेट इक्विटी, लाइफ का डेट इक्विटी रेशियो जो है ना वो मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर मतलब वर्क करें, फोकस करें। तो कभी भी एक इनकम से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज के अंदर भी आपको एफर्ट्स भी वैसे लगाने पड़ेंगे, आपको काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए, मतलब एक जगह पर सारी चीज को फोकस नहीं करिए, ये नहीं चला तो फिर क्या होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। डाइवर्सिफाइड जितना रहेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। फिर अपना टैलेंट के हिसाब से वर्क पर फोकस करें, अच्छे से काम करें। आपको रिव्यू करते रहे, जहाँ आपको मतलब अपने काम को आप रिव्यू में भी यदि कुछ सुधार नहीं आ पा रहा है तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, उनसे रिव्यू कराएं, अपने फ्रेंड सर्कल से रिव्यू कराएं, और काम के अंदर पे इम्प्रूवमेंट डेली होना चाहिए। मतलब कल जो है वो आज उससे बेहतर होना चाहिए। आपका काफी लंबा समय रहा है इस जर्नी में, सीए बन के आपको इतना समय हो गया, तो आपने जो सोच के शुरू किया था अपना सफर, आप उस हद तक सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, अपने काम से? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो मुझे और बहुत कुछ करना है?
जिज्ञासा मेरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं हमेशा पैसे के लिए लगभग 6-7 साल 8 साल हो गए होंगे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। नो, पैसे की वैसे भी बहुत जरूरत नहीं, बहुत पैसे हैं, पुराने बहुत हैं, अभी नए भी बहुत हैं। तो अब मेरा सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि मैं अच्छा काम करूँ और कुछ अच्छा दे जाऊँ। तो आपने अपना ऐसा कोई रिटायरमेंट प्लान किया है? मैं कभी रिटायर नहीं होगा। अच्छा, जैसे हमारे गेस्ट थे डॉक्टर अनूप वर्मा सर जी हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो सर्जन हैं। तो उनसे भी मैंने सेम सवाल पूछा था, तो उनका भी ये कहना था, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, मैं हमेशा आखिरी तक सर्व करता रहूंगा दुनिया को। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। तो मैंने जो इतने साल में ज्ञान पाया उसको मैं और ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ। मतलब कोई यंग आते अभी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट मगर बन करके आते, पूछते मेरे से कैसे करना है, क्या करना है। काम करो, अच्छा काम करो, सच के साथ काम करो, ईमानदारी से काम करो, आपको अपने आप देगा ऊपर वाला। और रिटायरमेंट किस चीज़ का होता है? रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। काम आपको डेली करना है। आप सुबह उठेंगे तो आपको हर सुबह जो आएंगी वो एक नया उत्साह, नई उमंग, नई ऊर्जा लेकर के आएंगे। आप फोकस रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और आपको हर दिन अच्छा लगेगा। और क्योंकि अब जैसे कि आप CA हैं और मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आप बहुत वर्कaholic हैं, तो जब कभी आप कहीं ट्रिप में या फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो आपका माइंड कांस्टेंट रहता है फैमिली के साथ या ट्रिप पे या जहाँ है वहाँ, या वहाँ पे भी ऐसे दिमाग में चल रहा होता है काम का कहीं ना कहीं? देखिए, अब इसमें वर्क लाइफ बैलेंस अभी बहुत चल रहा है। अब मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ कि यदि मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ तो 100% इस ऑफिस को है मेरा, और जब मैं फैमिली के साथ हूँ तो 100% फैमिली के साथ हूँ। आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन लेना है, इनर सेटिस्फेक्शन लेना है, तो आपको हमें 100% डालना होगा। यदि आप नहीं डाल पाएंगे तो आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। कुछ लोगों का और ऐसा डेवलप हो जाता है कि उनका जाके बैठे तो कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन की बात ही करेगा। कई बार ये फीलिंग आती है कि यार क्यों आ गए थे। और कई लोगों के पास ऐसा रहेगा कि भाई आपको उठने की इच्छा नहीं करेगी, और आप ऐसा डेवलप है। आपकी सोच जैसी रहेगी, आपके विचार जैसे रहेंगे, आपका ऑरा भी वैसे आते जाएंगे, आपकी ऊर्जा भी वैसी निकलती रहेंगी। तो यदि मैं फैमिली के साथ हूँ, ट्रिप पर हूँ या संडे को हूँ, तो मैं 100% फैमिली के साथ हूँ। और मैं ऑफिस में हूँ तो मैं 100% ऑफिस में हूँ। मैं दो जगह नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है सर, मैंने काफी सारा कंटेंट और काफी सारी चीजें सवाल कवर कर लिए होंगे, और मैं यही चाहूंगी कि मैंने जैसे आपको देखा है पिछले 10-15 सालों से, मैं आपका काम जानती हूँ। और मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ कि सर इंस्टाग्राम पे नहीं है, और जस्ट बिकॉज हमारी स्टोरीज ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट की वजह से वो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। तो इनकी टीम से अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है तो हम इनकी डिटेल्स अपने प्रोफाइल में, अपने एपिसोड्स में मेंशन करेंगे, इनका नाम, इनका ऑफिस एड्रेस और इनके ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर। एंड एज फार एज मैं जानती हूँ जितना, तो इनसे बेस्ट मुझे अभी तक तो कोई नहीं लगा है। तो शायद ये मेरा इसीलिए अप्रोच रहा है कि मैं इनके पास आई हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने जानती थी। मैं मोस्टली अपने स्टोरीज ऑफ इंडिया में वैसे लोगों को कवर करती हूँ जो बहुत ज्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके, तो उनमें से ही मुझे आप लगे हमेशा से। तो एक था मुझे कहीं ना कहीं कि मुझे आपके पास आना है और आपको कवर करना है आपकी स्टोरी। तो आई होप मैंने जितने सवाल आपसे पूछे होंगे वो पब्लिक के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम आएंगे, और जो हमसे नहीं काम आ पाएंगे वो इनसे आ जाएंगे, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी है फाइनेंस से रिलेटेड, जो क्विक एडवाइस हो, तो वो आप हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं। फाइनेंस के अंदर पे या लाइफ में प्लानिंग फॉर द बेस्ट और प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट हमेशा रखनी चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको 99% कैलकुलेशन तो करते हैं, 1% आपको छोड़ना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप कोई भी डिसीजन ले, आप कभी तकलीफ में नहीं आएंगे। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वाली चीज आपने हमसे शेयर की, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट। और मैं यही चाहूंगी कि आप हमेशा सर्व करते ही रहें लोगों को, और लोगों का भला हमेशा आपसे होता रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।